हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का तहे दिल से छंदों की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोगों को बताने जा रहे हैं छंद क्या है। छंद क्या है, छंद की क्या परिभाषा है, छंद को कैसे पहचानेंगे, इनका इतना आसान सा तरीका आपको बताने वाले हैं कि बार बार आपको छंद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए इस छंदों की कक्षा में आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिएगा और इसके साथ ही में नोट्स करते रहिएगा। और अगर समझ में आता है, बहुत आसान लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि छंद क्या है। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उस विषय की रूपरेखा को जानना जरूरी होता है। किसी भी कार्य को करने के पहले उसको जानना जरूरी होता है। तो उसी प्रकार से छंदों के विषय में पढ़ने से पहले छंद क्या हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि छंद क्या है, छंद क्या है, छंद की क्या परिभाषा है और छंद को कैसे पहचानेंगे, सब बहुत आसानी से बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि छंद क्या है। तो सर्वप्रथम छंद शब्द संस्कृत भाषा की छद धातु से बना है। संस्कृत शब्द छंद शब्द संस्कृत भाषा की छद धातु से बना है, जिसका अर्थ खुश करना है, जिसका अर्थ खुश करना है। पूछा जा सकता है कि संस्कृत छंद शब्द कहाँ से आया है, तो छंद शब्द संस्कृत भाषा से आया है। कहाँ से आया है? संस्कृत भाषा से आया है। ये कहाँ से बना? तो ये छद धातु से बना है। छद धातु से छंद शब्द बना है। छद धातु से छंद शब्द बना जो संस्कृत भाषा से आया है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है खुश करना। इसका अर्थ क्या होता है? खुश करना। अब एक स्टार वाला पॉइंट लिखिएगा। क्वेश्चन बनता है यहीं से कि सर्वप्रथम छंद का प्रयोग। सर्वप्रथम छंद का प्रयोग कब हुआ था? प्राचीन काल में। और कहाँ किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वप्रथम छंद का प्रयोग प्राचीन काल में और ऋग्वेद में किया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, बार बार बनता है कि सबसे पहले छंदों का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो प्राचीन काल। अगर ऑप्शन मिलता है तो प्राचीन काल लिख देंगे। और प्राचीन काल के अंतर्गत पूछता है तो ऋग्वेद में और अगर पूछता है कब किया गया तो लिखो लगभग। समय अगर पूछता है तो लिख देंगे आपको 300 ईसा पूर्व लगभग। क्या लिखेंगे? लगभग 300 ईसा पूर्व लगभग छंद का प्रयोग सबसे पहले किया गया। और कहाँ किया गया? तो ऋग्वेद में किया गया, जो प्राचीन वेदों में गिना जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि छंद का प्रयोग तो किया, लेकिन किसने छंद का प्रयोग किया? तो इंपॉर्टेंट स्टार वाला पॉइंट, सर्वप्रथम आचार्य, नाम याद रखिएगा, आचार्य पिंगल। आचार्य पिंगल ने सर्वप्रथम छंदों का प्रयोग किया। आचार्य पिंगल ने सबसे पहले छंद का प्रयोग किया। और कहाँ किया? तो ऋग्वेद में किया। कब किया? 300 ईसा पूर्व पहले किया। और
किसने किया? तो आचार्य पिंगल ने किया। आपके कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए। इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए साथ ही में नोट्स करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और कमेंट भी लिखते रहिएगा। कब की किसने किया? पिंगल ऋषि ने किया, पिंगल आचार्य पिंगल ने किया। और अभी आपको आगे बता रहे हैं, छंदों को इतना आसान बनाने वाले हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। अगर आप एक बार तैयार कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो है छंदों की प्रेरणता कौन है? छंद के प्रेरणता, छंद के प्रेरणता कौन है? तो आपको ये भी याद रखना है, पिंगल है। कौन है? पिंगल जी हैं। पूछा जा सकता है छंदों का दूसरा नाम क्या है? छंदों का दूसरा नाम क्या है? तो है पिंगल। क्या है? पिंगल है। छंदों का दूसरा नाम भी पिंगल है और छंदों की प्रेरणता पिंगल है। और छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आचार्य पिंगल ने किया। तो आचार्य पिंगल के नाम पर इनका दूसरा नाम भी छंदों का रख दिया गया। क्या रख दिया गया? पिंगल रख दिया गया। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने वाले थे सब बहुत आसानी से मैंने बता दिया है। अब और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं संधि की क्या परिभाषा है। परिभाषा से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। तो अब ये तो रूपरेखा इसकी थी, इसके बारे में आप जान गए थोड़ा बहुत, और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अब आगे लिखिएगा छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा लिखिएगा, छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा किसी भी शब्द की या किसी भी वर्ड की कोई ना कोई परिभाषा होती है, तो उसी प्रकार से एक छंदों की भी परिभाषा है। और छंदों की परिभाषा को आप जानते रहिए। और छंदों का अर्थ क्या होता है? खुश करना। छंद शब्द का अर्थ क्या है? खुश करना। याद रखिएगा, छंद का अर्थ क्या होता है? खुश करना। ओके, अब परिभाषा आई तो बहुत आसानी से समझिएगा। सबसे पहले सब काम किसका है इसमें? वर्णों का। वर्णों या मात्राओं, दो ही चीजों का काम है इसमें। किसमें? छंद का। वर्णों या मात्राओं को नियमित, वर्णों या मात्राओं को नियमित संख्या के विन्यास से परिभाषा हो गई। वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से, यदि, बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, परिभाषा में ही सब कुछ होता है। यदि आनंद की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, यदि आनंद की प्राप्ति हो तो उसे छंद कहते हैं। तो उसे छंद कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिए। वर्णों या मात्राओं, दो ही चीजें, वर्ण या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आनंद की प्राप्ति हो रही, किसकी प्राप्ति हो रही है? आनंद की प्राप्ति हो रही, आनंद की प्राप्ति हो रही है। अगर आनंद की प्राप्ति हो रही हो तो उसे छंद कहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये भी एक चीज पूछी जाती है कि छंद का प्रयोग कहाँ होता है? तो छंदों का प्रयोग अगर इस प्रकार से, और गद्य और पद्य में होता है। गद्य में बहुत कम होता है, पद्य में छंद देखे जाते हैं। छंदों का प्रयोग ज़्यादातर 90% पद्य में होता है। एक चीज और बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, छंदों की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, तो इसलिए स्टार लगा के लिख लीजिएगा। छंदों की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोई बता सकता है? छोटी से छोटी इकाई क्या होती है? सार्थक ध्वनि। बहुत ध्यान से समझिएगा। ध्वनि तो होती है लेकिन वो सार्थक ध्वनि हो तो वो छंदों की सबसे छोटी इकाई होगी। उसका सामंजस्य मिल रहा हो, उसका सामंजस्य बन रहा हो, वर्णों के साथ उसका सामंजस्य हो रहा हो। तो ये पूछा जा सकता है ये किसने कहा है?
छंदों की सबसे छोटी इकाई सार्थक ध्वनि है। छंदों की सबसे छोटी इकाई सार्थक ध्वनि है, लेकिन इसको कहा किस कवि ने है? तो नाम याद रखिएगा भैया, स्टार वाला VIP क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नाम को याद रखिएगा, आचार्य। कौन है भैया? आचार्य। नाम याद आया किसी को? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि छंदों की छोटी से छोटी इकाई भी होती है जो सार्थक ध्वनि होती है। पूछ लेगा कि सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी है? सार्थक ध्वनि है। और ये भी पूछ सकता है कि छंदों की सबसे छोटी से छोटी इकाई सार्थक ध्वनि है, लेकिन किस कवि ने कहा है? तो आप क्या कहेंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। क्या बताया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बताया है। ओके, जल्दी से जल्दी परिभाषा लिखिए, फिर आगे बता रहे हैं आपको। परिभाषा लिखिए जल्दी से जल्दी। लिख लिया? ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक तो हो गया आपको, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा छंदों के बारे में। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा और दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। एक चीज और पूछी जाती है कि छंद में कितने भाग होते हैं? छंद के कितने भाग होते हैं? छंद के भाग, ये भी तो पूछा जाता है आपके पास। छंद के भाग कौन कौन से हैं? तो कोई बता सकता है छंद के भाग कौन कौन से हैं? जल्दी बोलो। एक तो चरण होता है, उसमें छंदों में क्या होता है? चरण होता है। और क्या होता है? पद होता है। और क्या होता है? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, बोलते रहो, जल्दी बोलो। छंदों में कौन कौन से भाग होते हैं? जल्दी बताओ। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? क्या होता है? चरण होते हैं। और क्या होता है? पाद होता है। पाद पद को ही कहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, पाद पद को ही कहते हैं। और तो छंद तो है ही है, छंद तो है ही है बच्चा, छंद तो है ही है। छंद के ये मुख्य भाग होते हैं, बात ध्यान से समझिएगा, ये मुख्य भाग होते हैं छंद के, ये छंदों के मुख्य भाग होते हैं। और इनके अंतर्गत बनता क्या है? बनते हैं दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। क्या बनता है? दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। और क्या बन सकता है? दोहा रोला के मिलने से क्या क्या बनता है? बहुत ध्यान से समझिए। बनेगा दोहा, फिर क्या बनेगा? रोला बनेगा, रोला बनेगा। और क्या बनता है? सोरठा बनता है, याद रखिएगा नाम, सोरठा। और कुछ बनता है? चौपाई होती है। क्या होती है? चौपाई। ये छंदों के भाग हैं। और एक और चीज पूछ लेते हैं, कभी कभी कहीं कहीं तुमको लिखा मिलेगा कि छंदों के 6 भाग होते हैं। तो 6 भागों में क्या शामिल है आपका? कुंडलियां। याद आया? कुंडलियां। कुंडलियां किस किस से मिलकर बनती हैं? तो कुंडलियां में दोहा क्या होता है? दोहा प्लस रोला होता है। दोहा और रोला दोनों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? कुंडलियां बनाई जाती हैं। तो ये आपका 5वां भाग हो गया। और छठा क्या हो गया? एक और मिलता है, छप्पई लिखा मिलता है आपको, छप्पई मिलता है। तो छप्पई क्या होता है? इसमें रोला होता है। क्या होता है? रोला। और क्या होता है? उल्लाला, उ लाला, उ लाला। जब आपको पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे उलाला क्या होता है। तो ये छंदों के मुख्य भाग हो गए, छंदों के ये मुख्य भाग हो गए। ओके, अब इसको इरेज करें, जल्दी से जल्दी नोट्स करो, फिर इसको इरेज करते हैं। जल्दी लिखिए, फिर इसको इरेज कर दें। ओके, ठीक, अब इसको इरेज करने वाले हैं। ठीक, इरेज कर दिया। और एक चीज पूछी जाती है, वर्ण या मात्रा के अनुसार क्या होता है? छंदों को दर्शाया जाता है। छंदों को कैसे दर्शाया जाता है? गणों के द्वारा। ये अगली क्लास में बताएंगे। अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि छंद कौन कौन से होते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद के प्रकार समझ लीजिएगा। नंबर 1, छंद के प्रकार,
छंद, ये चीज लिखाना भूल गए तो लिख लीजिएगा। छंद के प्रकार। छंद के प्रकार तो नंबर 1 पर कौन सी छंद आते हैं? बोलो बोलो बोलो, छंद बोलो, छंद कौन कौन से होते हैं? इंपॉर्टेंट छंद जो है उनको समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या आता है? मात्रिक छंद। मात्रिक छंद। फिर कौन से छंद आते हैं? जल्दी बोलो। वर्णिक छंद। वर्णिक, रा लगा, वर्णिक छंद। फिर कौन आते हैं? मुक्त। मुक्त छंद। छंद के 3 प्रकार होते हैं। छंद के ये 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्त छंद। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं वर्णिक छंद। वर्णों के अनुसार जिनकी गणना की जाती है, जिनको गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्णों को गिनना पड़ता है। तो आज आप लोगों को, वर्णों को वैदिक छंद कहा जाता है। वर्णों को क्या, वर्णों का क्या नाम है? वैदिक छंद नाम है। तो पहले वर्णिक छंद की परिभाषा देख लीजिएगा। वर्णिक छंद की, वर्णिक छंद की परिभाषा। वर्णिक छंद की परिभाषा बहुत ध्यान से लिखिएगा। वर्णिक छंद की परिभाषा लिख लीजिएगा। या परिभाषा लिखाएं या छोड़ दें? चलो वैदिक छंद आज पहले लिखते हैं, परिभाषा छोड़ दीजिए। वैदिक छंद क्या होते हैं? वैदिक छंदों में क्या किया जाता है? अक्षरों को गिना जाता है। वैदिक छंद में क्या होता है? अक्षरों, ब्रैकेट में लिखो वर्णों, वर्णों की गिनती की जाती है। गिनती की जाती है। वर्णिक छंद में अक्षरों की गिनती की जाती है। कुछ इधर छंद लिखे हुए हैं, उन छंदों को आप लिखते रहेंगे। एक तालिका मैं बना रहा हूं बहुत आसानी से, और उनको लिखते रहिएगा। तो एक जगह मैं उस छंद का नाम लिखूंगा, एक जगह उनके अक्षर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम और अक्षर। क्या लिखेंगे? नाम और अक्षर। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं छंद का नाम। मैंने क्या लिखा? और यहां मैं क्या लिख रहा हूं? मात्रा। सॉरी, मात्रा नहीं, इसमें अक्षर होंगे। अक्षरों की संख्या मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले आता है आपका नंबर 1 पर कौन आता है? गायत्री। गायत्री छंद। क्या आया? गायत्री छंद। इसमें क्या होते हैं? 24 अक्षर होते हैं। 24 अक्षर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 24 अक्षर होते हैं। नंबर 2 पर क्या आ गया आपका? ऊणिक छंद। उ अड़ा और का, ऊर्णिक छंद। इसमें कितने अक्षर होते हैं? कौन बताएगा? 28 अक्षर होते हैं। 28 अक्षर होते हैं। इसमें कितने अक्षर होते हैं? 28 अक्षर होते हैं। और नंबर 3 पे आपका आ रहा है कौन सा? अनुष्टुप छंद। क्या नाम है इसका? अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद। इसमें कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर होते हैं। क्या होते हैं? 32 अक्षर होते हैं। इसमें कितने अक्षर होते हैं? 32 अक्षर होते हैं। नंबर 4 पे कौन आ गया? नंबर 4 पे आपका आ गया बृहति। बृहति छंद। बृहति छंद में कितने होते हैं? 36 अक्षर होते हैं। 36 अक्षर होते हैं। नंबर 5 पे आपका आ गया पंक्ति। कौन सा आ गया? पंक्ति छंद। पंक्ति छंद। और इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं? 40 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 40 अक्षर होते हैं। अगला आ गया आपका त्रिष्टुप। नंबर 6 त्रिष्टुप छंद। इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं? जल्दी बोलो।
त्रिष्टुप में कितने होते हैं? 4 ऐड करते चले जाओ बराबर 44 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? 44 अक्षर होते हैं। इसी प्रकार से आपको 20-25 छंद हमको बताने हैं, तो आज यहीं तक बताएंगे। कहाँ तक हमने बताया? 6 छंदों के बारे में आपको बताया है। इन छंदों को वैदिक छंद कहते हैं। इनको पहचानने के लिए वर्णों को गिना जाता है, उनके अक्षरों को गिना जाता है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, ओणिक में 28 अक्षर होते हैं, अनुष्टुप में 32 अक्षर होते हैं, बृहति में 36 होते हैं, पंक्ति में 40 और त्रिष्टुप में 44 छंद होते हैं। ओके, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा और कमेंट भी लिखते रहेगा। बाय बाय।